Class 8th Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 10, that is the sound, and that is the question answers. Let us start. The first question, what make an object produce sound? क्या चीज साउंड प्रोड्यूस करती है ये बताना है सिर्फ. सो योर आंसर इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. मतलब वाइब्रेशन से, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. सेकेंड है व्हेन वी आर रिंग अ साइकिल बेल with one hand while the holding it with the other, then its sound is not heard clearly. Why? मतलब साइकिल की बेल को अगर हम पकड़ के हाथ से बजाते हैं तो वो सही नहीं बजती है. क्यों नहीं बज रही, वो रीजन है, उसका आंसर देना है. So when a cycle bell is rung by pressing it by the other hand, then the vibration in the bell cannot become fast. So therefore sound is not heard clearly. The frequency of an vibrating object is 20 Hz. What do you understand by this statement? Frequency of a vibrating object is 20 Hz. That means that the vibration object undergoes 20 vibration per second. यानी उसके जो वाइब्रेशन है वो 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड है. Now an object completes 20 oscillations in 10 seconds. Find the frequency and time. So oscillation ले लेते हैं. इक्वल टू है 20 और टाइम दिया हुआ है. टाइम इक्वल टू कितना है 10 सेकेंड. हमें ऑसिलेशन पर सेकेंड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई टाइम. सो ऑसिलेशन से 20 अपॉन 10 हो जाएगा. 0 कैंसिल विद 0. सो वी गेट 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड. और हर्ट्ज भी बोलते हैं इसको. ये आंसर हो गया इसका. ऑन द सरफेस ऑफ मून why can the voice an astronaut not be heard by the other astronaut standing nearby? पास में भी खड़ा हुआ एस्ट्रोनॉट सुन नहीं पाता है आवाज. क्यों? साउंड नीडेड अ मीडियम ऑफ एयर टू ट्रेवल. साउंड के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है. व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर रीचेज आवर ईयर्स इट मेक्स द eardrum vibrate and we hear the sound. As there is no air on the moon, the voice cannot be heard because there is no vibration in air. Who was the first to suggest the medium is needed for propagation of the sound? मीडियम की नीड किसने सजेस्ट किया था? साइंटिस्ट का नाम बताना है. तो अधिकतर तो अंग्रेजी थे. देख लेते हैं. A British scientist, Robert Boyle, determined that a medium is needed for a propagation of sound. मतलब रॉबर्ट बॉयल ने ही डिटरमाइन किया था साउंड के लिए क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए. चलिए देखते हैं डिफरेंस की तरह. राइट द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिएबल एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स. जो देखते हैं ऑडिएबल साउंड्स हैं और ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं. So first number, the sound of limited frequency which can be heard by our ears is called audible sound. जो हम सुन सकते हैं उसको audible sound बोलते हैं. Sound with a frequency more than the limited frequency of the audible sound which cannot be heard by our ears is called ultrasonic sound. मतलब जो हम सुन नहीं सकते कानों से और इस साउंड यानी हियर की साउंड जो होती है उससे ऊपर होती है इनकी फ्रिक्वेंसीज. तो रेंज यहाँ दी हुई है ऑडिबल की. देखिए रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड इज 20 हर्ट्ज टू 20,000. यानी इतने के बीच में हम सुन सकते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं अल्ट्रासोनिक में मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज मोर देन 20,000. ये 20,000 से ऊपर होती है इसलिए हमें सुनाई नहीं देती है.
राइट टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसके यूजेस देखते हैं क्या है हमारे पास अल्ट्रासाउंड के। तो ये पहला है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट है। और दूसरा क्या है फॉर द रिमूविंग स्टोन फ्रॉम किडनी, किडनी से स्टोन निकालने के भी काम आती है। ये जो कैटरेक्ट है ये मोतियाबिंद होता है जो आंखों में सफेद रंग का छा जाता है और आंख के आगे आकर के आदमी को दिखाई नहीं देता, उसको ट्रीटमेंट में काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। राइट द ऑडिबल रेंज ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। सो इट्स रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है जिससे हम सुन सकते हैं इजिली। नाउ अंडर व्हाट कंडीशन विल यू हियर योर इको, इको कैसे सुनते हैं? तो इको के लिए कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए, इससे कम अगर डिस्टेंस है तो हमें इको नहीं सुनाई देगी। तो वी कैन हियर अवर इको ओनली व्हेन वी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर और मोर देन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इससे ज्यादा अगर है तब तो हमें सुनाई देगी, अदरवाइज नहीं। इको क्या होता है? यदि हम साउंड लगाते तो हमारी ही साउंड वापस सुनाई देती है, इसको इको बोलते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन यहां देखा रखा, फ्रॉम साउंड फॉलिंग ऑन वुड स्टील एब्जॉस्ट पेपर एंड थर्माकोल फॉर विच फर्स्ट है यू विल हियर अ क्लियर इको, सेकेंड है इको विल नॉट बी हियर्ड। सो योर आंसर इको ऑफ साउंड फॉलिंग ऑन द स्टील विल बी क्लियरली हियर्ड एंड इको ऑफ साउंड फॉलिंग ऑन थर्माकोल विल नॉट बी हियर्ड। यानी थर्माकोल पे अगर पड़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी और अगर स्टील पे पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट जल्दी हो जाएगी और थर्माकोल पे क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लेता है थर्माकोल। नाउ गिव 2 एग्जांपल्स ईच फॉर साउंड्स विद हाई पिच एंड विद लो पिच। हाई पिच और लो पिच दोनों का देना है एग्जांपल। तो लो पिच में पहले देख लेते हैं कौन है। वॉइस ऑफ मैन, मैन की जो है पिच लो होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम, ड्रम से जो बजता है वो भी उसकी पिच लो होती है। लेकिन हाई पिच में क्या होता है? मॉस्किटोज होते हैं, वोमेन वॉइस होती है, वॉइस ऑफ वोमेन और साउंड ऑफ मॉस्किटोज, इनकी पिच बहुत हाई होती है। जैसे कान के पास बजाते हैं अपना बाना तो तुरंत हाथ उठता है और अपने ही गाल को लगता है, अब मच्छर फ्लाई हो जाता है आराम से। चलिए, विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वोकल कॉर्ड आर थिन एंड स्ट्रेच। अगर वोकल कॉर्ड थिन है और स्ट्रेच है तो क्या होगा ये बताना है। व्हेन वोकल कॉर्ड आर थिन एंड स्ट्रेच हाई फ्रिक्वेंसी साउंड इज प्रोड्यूस, उससे हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड निकलती है। चलिए, हाउ डू बर्ड्स, फिशेस एंड फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड, कैसे निकालते हैं साउंड? ये बर्ड प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन द ब्रीथिंग ट्यूब, इनकी ब्रीथिंग ट्यूब में पाया जाता है। ये फिशेस जनरेट साउंड बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ देयर गिल्स। सो फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स फास्ट, अपने विंग्स को तेजी से बजा करके देते हैं ये लोग साउंड। चलते हैं चूज द करेक्ट आंसर की तरफ। तो फर्स्ट है हमारे पास द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग, तो मैंने ये बताया था 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। सेकेंड है ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड व्हाट एल्स इंक्रीज, क्या बढ़ता है? तो इसमें जो है पिच बढ़ती है इसकी, इट्स पिच इज इंक्रीजेस ऑलवेज। थर्ड है टू हियर द इको क्लियरली द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी, ये 17 मीटर होना चाहिए। अच्छी तरह से याद कर लेना आप लोग, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 4 है साउंड प्रोपेगेटिंग इज नॉट पॉसिबल इन मेटल्स, इन वाटर, इन वैक्यूम, इन एयर, तो वैक्यूम में नहीं ये पॉसिबल है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड है राइट द डेफिनेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है तो पहले एम्पलीट्यूड लिखते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो मैं यहाँ एक वाइब्रेशन बना के दिखा दे रहा हूं बच्चों। वाइब्रेशन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं और ये जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड होता है।
फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। द प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स। क्योंकि हर्ट्स ने ही इन्वेंशन किया था इसको, इसलिए जो है डिस्कवरी हर्ट्स के द्वारा ही हुई थी, इसलिए इसका यूनिट जो है हर्ट्स होती है। हाउ वुड यू शो थ्रो एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड कैन प्रोपेगेट इन गैसेस? गैसेस में साउंड हो रही है, यानी इसको कैसे करके दिखाओगे? तो ये आपका आंसर है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? एक क्लॉक है, एक बेल जार है, एंड ऑक्जेस्ट पंप है, एंड बेस विद अ होल। ये होल के साथ है, तो ये दिखाया हुआ ये फिगर आपको बनाई गई है। ये बेल जार है, बेस विद होल है, और वॉच है यहाँ पे, और ऑक्जेस्ट पंप है। ये चलिए देखते हैं मेथड कैसे यूज करेंगे हम लोग। द क्लॉक इज केप्ट ऑन द बेस एंड इज कवर्ड विद द बेल जार। द ticking sound of the clock is heard even after covering the clock with the bell jar. Now the air inside the bell jar, it is taken out without the help of an exhaust pump. Now the ticking sound of the clock cannot be heard. So again some air is filled in the bell jar. It is the sound that now is ticking sound can be heard easily. This experiment demonstrate that the medium is necessary for propagation of sound। इस तरह से इसके अंदर जब वैक्यूम जनरेट कर देंगे तो इसमें साउंड नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब इसमें गैसेस भर देंगे तो इसमें साउंड हमें सुनाई देती है। और ये शो करता है कि साउंड की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइस एंड मेलोडियस साउंड। ये शोर और मेलोडियस साउंड के बारे में बताना गया। नॉइस क्या होता है और मेलोडियस साउंड क्या होती है, चलो देखते हैं। फर्स्ट है द साउंड विच इज नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। जो हमारे कानों को कर्णप्रिय ना हो, यानी कानों को अच्छी ना लगे, वो साउंड नहीं होती है, वो शोर कहलाता है, यानी कि नॉइस कहलाती है। साउंड विच इज प्लीजेंट टू अवर ईयर कॉल्ड मेलोडियस साउंड। मतलब हमें अच्छी लगे कानों को तो वो मेलोडियस साउंड हो जाती है। सेकंड है नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइस। नॉइस के अंदर नॉन हार्मोनियस होते हैं, लेकिन सेकंड इसमें क्या है? हार्मोनियस वाइब्रेशन दैट हैव अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। अगर ये रिलेशनशिप फिक्स रखते हैं अपना हार्मोनियस वाइब्रेशन, तो हमें एक मेलोडियस साउंड मिलती है। एग्जाम्पल दिया गया है साउंड ऑफ अ फायर्ड बुलेट। जैसे फायर्ड बुलेट करते हैं तो उसकी एक साउंड आती है धमाकेदार, लेकिन कानों को अच्छी नहीं लगती है। एग्जाम्पल क्या है? वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो कितना बढ़िया सुनाई देता है, जो कानों को बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। साउंड इज हियर्ड क्लियरली इन अ बिग रूम विद curtain on its wall rather than in a room without curtain. Why? चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। Curtains are not the reflector of the sound, thus the sound cannot be passed through it and is heard clearly. Whereas room without curtain are reflectors, therefore sound is heard clearly in a big room without curtain on its wall rather than in a room without curtain. In rainy season, lightning is seen before thunder is heard. Why? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि हमें लाइट की चमक बहुत पहले से दिखाई देती है और जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है, क्योंकि स्पीड बेचारे की कम ज़्यादा होती है। So speed of light is very high and very large as compared to the speed of sound. So therefore at the time of rainy season, lightning is seen before thunder is heard. Now second, how is depth of sea determined by the reflection of the sound? ये सोनार की सहायता से, with the help of सोनार हम मेजर करते हैं इसको। The reflection of the sound is used to measure the depth of the sea. For this a sound signal is sent into the sea. The depth of the sea is calculated by the time taken by the sound signal in going to the bottom and coming from back.
कमिंग बैक, यानी साउंड को आने और जाने से। सपोज ये शिप है आपका और ये आपकी जो है ओशियन है और ये आप ऊपर तैर रहे हैं, तो यहाँ से साउंड भेजी जाती है, तो साउंड जाती है और प्लस वापस आती है। तो जितना टाइम लग जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ हम निकाल लेते हैं। तो सपोज ये डेप्थ इसकी h है और स्पीड ऑफ साउंड v है और टाइम इसको t लग रहा है जाने आने में, टाइम t लग रहा है, तो जाने आने में दुगना समय लगेगा। तो h जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस अपॉन कितना होगा, h जो होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो v इंटू टी हो जाएगा, लेकिन t का हाफ कर लेंगे। तो v जो है स्पीड ऑफ साउंड है और t टाइम टेकन है, तो जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम लगता है और इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज अल्ट्रासोनिक साउंड यूज, कहाँ कहाँ यूज होती है। सो ये देखते हैं यूज करने के लिए। फर्स्ट है फॉर सर्चिंग क्रैक्स इनसाइड द मेटल, मेटल्स के अंदर कोई क्रैकिंग है तब के लिए। फोर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। फोर्थ क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ वॉचेस, वॉचेस की घड़ियों को यानी जो भी उसके पार्ट्स को भी साफ करने के काम आती है। फोर लोकेटिंग ट्यूमर्स इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है उसको भी लोकेट करता है। क्यूरिंग गाउट पेन, यानी गाउट पेन जो होता है उसको भी कम करने का। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी ट्रीटमेंट के काम आता है। फॉर रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द किडनी, किडनी से स्टोन निकालने के भी काम आता है। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय द ईयर्स, ये आपको बताना है। तो साउंड रीचेस आवर ब्रेन एज सिग्नल फ्रॉम द ईयर्स। सो ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। द साउंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द आउटर ईयर इन टू द माइंड। मिड ईयर, the vibration of the diaphragm present in the mid ear are propagated to the inner ear. The audio nerves present in the ear send these vibrations to the brain in the form of signals. Now we can hear very easily. ये आप लोगों की स्क्रीन पे जो है आपको ये ईयर दिखाई दे रहा है आपका। तो यहाँ पर ट्रांसफरिंग साउंड फ्रॉम द ईयर टू ब्रेन, कैसे ट्रांसफर होता है ये बताया गया। ये आउटर ईयर है आपका जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो वाइब्रेशन सुनता है, बाहर से ये वाइब्रेशन आ रही होती है। और ये फिर यहाँ बीच में डायफ्राम होता है जो लगा हुआ होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डायफ्राम, ये वाला डायफ्राम है। ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते ये मिडिल ईयर को मिल जाता है। मिडिल ईयर सुन करके क्या करता है, ये इनर ईयर को दे देता है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है इनर ईयर। ये इनर ईयर क्या करता है, ब्रेन के नर्व सिस्टम को पकड़ा देता है, तो टू द ब्रेन ये चला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से पहले साउंड इधर आती है, फिर डायफ्राम से होते हुए आगे इनर ईयर में जाती है, फिर इनर ईयर से ब्रेन को चली जाती है, फिर इसके बाद हम इजिली सुन सकते हैं इसको। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये बताया गया यहाँ पे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग। दीज वाइब्रेशंस मेक द सराउंडिंग एयर वाइब्रेट्स। व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर रीचेस अवर ईयर इट मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट एंड वी हियर द साउंड। इस तरह से हम साउंड सुन लेते हैं, अभी मैंने ऊपर दिखाया था आपको। चलिए, राइट द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस इको, कंडीशन बतानी है नेसेसरी जो इको साउंड दे। सो कंडीशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस इको साउंड क्या है। फर्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ द साउंड शुड बी लीस्ट 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। सेकंड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी अ गुड रिफ्लेक्टर। और थर्ड है एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्ज। ये सब चीजें कंडीशन होनी चाहिए इसके पास, तब जाके इको साउंड मिलती है। सो व्हाट इज द रीजन दैट द पोरस एब्जॉर्ब टू fitted in auditorium floors, roofs and walls of cinema halls. सिनेमा हॉल्स में ऐसा पोर्स वाले
एब्जॉर्ब्स लगाए जाते हैं। तो क्या होता है, पोस्ट एब्जॉर्ब इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर of sound, due to which sound is not reflected and echo is not produced, due to which audience do not face any type of inconvenience. So therefore porous absorbs is fitted in auditorium floors, roofs and walls of cinema halls. इसलिए जो है सिनेमा हॉल में लगाए थे जिससे कि इको साउंड ना आने पाए और आसानी से जो सामने साउंड सुनाई दे रही है वो सुन सकें। Now fill in the blanks है। So maximum displacement of a vibrating body is called its amplitude. So you have to write here amplitude. The number of oscillation per second of a substance is called its frequency. You can write its frequency. Now third, the time taken by a vibrating body to complete one oscillation is called its time period. So you can write time period. There is not E. Now fourth है, the loudness of sound depends upon its amplitude. ये amplitude पे डिपेंड करेगा। Now the pitch of sound depends upon its frequency. ये ध्यान रखना frequency पे डिपेंड करता है। Now come to the matching. So minimum distance of reflector to hear echo sound, ये है 17 मीटर, ये मीटर है, ध्यान रखना बच्चों ये मीटर है। सो ई पार्ट है आपका, यानी कि यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिखेंगे, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड कितने हर्ट्ज पे होती है? प्लीजेंट साउंड जो है वो मेलोडियस साउंड होती है, यानी कि यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन है आपका। नाउ कम टू द सेकंड हो गया अनप्लेजेंट साउंड। अनप्लेजेंट साउंड जो होता है वो नॉइस होती है, सो दैट इज द थर्ड पार्ट, सो यू कैन राइट हियर थर्ड नॉइस होगा। नाउ बैट और डॉग, बैट और डॉग की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। तो बैट की जो होती है वो 70,000 हर्ट्ज होती है, ये बैट की होती है, दैट इज द फोर्थ पार्ट, बहुत ज्यादा होती है। और डॉग की थोड़ी उससे कम होती है, यानी कि 40,000 हर्ट्ज होती है। तो डॉग के पास थोड़ा कम होती है फ्रीक्वेंसी की रेंज, लेकिन बैट के पास सबसे ज्यादा होती है, 70 हर्ट्ज तक की होती है। चलिए ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और साथ में मुझे बताएंगे कि हाँ हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।